हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज जो फ्रेंड्स मैं ये वीडियो लेके आई हूँ, ये टीजीटी आर्ट से रिलेटेड ही है और वन लाइनर क्वेश्चन ही है। ये वीडियो जो है मिक्स सी है, मींस इंडियन हिस्ट्री और पोलाइटी दोनों के क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वीडियो एंड तक देखें। और फ्रेंड्स जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे टिक कीजिए ताकि कोई भी अपडेट हो वो मिल सके। और आपको जो है मेरे चैनल पे करंट अफेयर, एचपीजी के, पैडागोजी और आजकल टीजीटी कमीशन की भी तैयारी करवा रही हूँ, तो उससे रिलेटेड भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रमाता घोषित किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा आर्टिकल है जिसमें जो है हिंदी को जो है राष्ट्रमाता का जो है दर्जा दिया गया है या घोषित किया गया है। तो वो है अनुच्छेद आर्टिकल 343 में। तो उसको जो है राष्ट्रमाता का दर्जा दिया गया है। और मेनली लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि जो है इसमें बताई गई है। हिंदी की देवनागरी लिपि वो 343 आर्टिकल में ही बताया गया है। और 343 से मेनली 351 तक मेनली ये हिंदी भाषा से रिलेटेड ही है। ये 343 से 351 तक मेनली जो है ये हिंदी भाषा से ही रिलेटेड हैं आर्टिकल। तो पूछ सकते हैं कि हिंदी भाषा से रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से हैं। 343 से 351 तक जो है वो मेनली हिंदी भाषा से रिलेटेड ही हैं। तो 343 में तो इन्होंने बता दिया कि हिंदी को जो राष्ट्रमाता घोषित किया गया है। और 348 में जो है 348 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बोला गया है कि लैंग्वेज यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, की उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में कौन सी भाषा यूज़ करेंगे। तो लैंग्वेज यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, तो वो है हमारा 343 आर्टिकल, जिसमें जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा के बारे में बताया गया है। और 351 आर्टिकल जो है मेनली जो है जो हिंदी भाषा की डेवलपमेंट है उसका प्रसार है उससे रिलेटेड है। तो लिख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो आप जो हैं हिंदी भाषा का प्रसार से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, 351 है। जबकि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है वो 348 है। और 343 में राष्ट्रमाता जो है हिंदी भाषा को घोषित किया गया है। तो मेनली 343 और 343 से 351 तक जो है मेनली भाषा से रिलेटेड ही है आर्टिकल्स। तो पूछ सकते हैं कौन कौन से हैं, तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था। तो ये जो है लोकमान्य तिलक ने कहा था। तो लोकमान्य तिलक का जो असली नाम था वो था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक तिलक जो है इनका ओरिजिनल नेम है, क्योंकि बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं जब ये पूछा जाएगा स्लोगन। तो कहीं अगर वो वहाँ पे जो है लोकमान्य तिलक होगा तो बच्चे बाल गंगाधर तिलक ढूंढते हैं, और अगर बाल गंगाधर तिलक होगा तो लोकमान्य तिलक को ही बाल गंगाधर तिलक बोला जाता, मतलब बाल गंगाधर तिलक जो है ओरिजिनल नेम है, तो इनको जो है लोकमान्य तिलक बोला जाता है। और ये पहले फर्स्ट लीडर थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के। और इनको जो इनसे रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ए इंडियन अनरेस्ट, ये भारतीय शांति के पिता किसको बोला जाता है। इनको जो है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट अनरेस्ट या भारतीय अशांति के पिता। तो ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ए इंडियन अनरेस्ट, या भारतीय शांति के पिता किसको बोलते हैं। तो वो भी लोकमान्य तिलक को बोल देते हैं। और मेनली जो लोकमान्य का मतलब क्या होता है, लोक मतलब लोगों द्वारा
स्वीकार किया गया, मीन्स एक्सेप्टेड बाय पीपल एज देयर लीडर, कि उन्होंने जो है जो लोकमान्य जो तिलक है, बाल गंगाधर तिलक हैं, उनको अपने लीडर के रूप में उन्होंने स्वीकार किया था। तो उन्होंने ही जो है फिर उनको लोकमान्य की जो उपाधि जो है दी गई थी, लोकमान्य बोला जाता है बाल गंगाधर तिलक को। और इनको फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी बोला जाता है, हिंदी राष्ट्रवाद के पिता। तो ये भी पूछ सकते हैं, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ए इंडियन रेवोल्यूशन। तो ये मैं यहाँ लिख देती हूँ नीचे को, फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन या हिंदी राष्ट्रवाद के पिता, हिंदी राष्ट्रवाद के पिता भी लोकमान्य तिलक को ही बोला जाता है। तो इन्होंने ही जो है ये स्लोगन दिया था कि स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो ये की थी श्यामलाल गुप्त ने। तो श्यामलाल गुप्त ने जो है उन्होंने पूरा ये स्लोगन ये था कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये था पूरा स्लोगन। और मेनली जो है ये अपने इंडियन फ्लैग, जो हमारा इंडियन फ्लैग सॉन्ग है, ये गाना जो है इसी के लिए ये जाने जाते हैं। ये एक इंडियन पोइट थे, इंडियन पोइट थे श्यामलाल गुप्त जी। तो ये कुछ एक स्लोगन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछे जा सकते हैं, और इनसे रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको साथ में बता रही हूँ। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो डू एंड डाई का जो नारा था वो दिया गया था, महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। ये कब दिया था? ये दिया था इन्होंने 8 अगस्त 1942 को, जब इन्होंने जो ऑल इंडिया कांग्रेस की मीटिंग की थी उसके बाद जो है ये नारा दिया गया था, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, और सुभाष चंद्र बोस ने ये भी दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और जय हिंद। जय हिंद भी सुभाष चंद्र के बोस के द्वारा ही दिया गया है। तो ये कुछ एक नारे हैं जो पूछे जा सकते हैं कि किसने दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये सब सुभाष चंद्र बोस ने दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने बोला था आराम हराम है, ये नारा दिया था। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर भी थे इंडिया के, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपने कमेंट बॉक्स में ये बताना है मुझे कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, तो वो कमेंट बॉक्स पे जाके ज़रूर कमेंट करें। नेक्स्ट है मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? तो ये थे मंगल पांडे। तो मंगल पांडे से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये कौन थे। तो मंगल पांडे जो है मेनली जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की इन्फेंट्री के सिपाही थे। ईस्ट इंडिया कंपनी मींस ईस्ट, ये ब्रिटिश के सिपाही थे। और मेनली जो है इन्होंने जो है जो 1857 का जो प्रथम संग्राम हुआ था उसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसलिए उनको जो है एक नायक के रूप में भी देखा जाता है, स्वतंत्रता नायक के रूप में भी देखा जाता है मंगल पांडे को। तो मंगल पांडे को जो है उन्होंने ये नारा दिया था मारो फिरंगी को, ठीक है। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूँगी इससे रिलेटेड। जो सदन होते हैं जैसे हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें आपको पता ही है दो सदन कौन से हैं, एक लोकसभा है एक राज्यसभा है। और जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट है वो एक बाई कैमरियल है। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी आपको इसके बारे में। बाई कैमरियल का मतलब होता है कि द्विसदनीय है। इज बाई कैमरियल मीन्स दो सदन है। एक है हमारे पास, आपको पता ही है, फर्स्ट है राज्यसभा। राज्यसभा को हम क्या बोल सकते हैं? इसको बोल देते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट भी, काउंसिल ऑफ स्टेट। तो ये भी पूछ सकते हैं काउंसिल ऑफ
स्टेट किसे बोलते हैं, ये हिंदी में इसको बोलते हैं राज्यों की परिषद, राज्यों की परिषद। और सेकंड है हमारे पास लोकसभा। लोकसभा, तो लोकसभा जो है ये मेनली किससे बना हुआ है, ये है हाउस ऑफ पीपल या लोगों का सदन, लोगों का सदन। तो ये पूछ सकते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट यूनिकैमरल है, ये बाई, बाई का मतलब होता है दो, ठीक है, दो चैम्बर, टू चैम्बर मीन्स दो सदन, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो इन दोनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और एक और क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है, हाउ मैनी सेशन आर देयर इन पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट में मेनली होते कितने सेशन है, तो 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के। सबसे पहले होता है बजट सेशन जो कि फरवरी से मई तक चलता है। सेकंड है मानसून सेशन जो जुलाई से सितंबर तक चलता है। और एक है विंटर सेशन जो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। तो मैं लिख सकती देती हूँ यहाँ पे 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, ठीक है। तो फर्स्ट है बजट सेशन, सेकंड है मानसून और थर्ड है विंटर, ठीक है। तो बजट सेशन जो है फरवरी टू मई चलता है और मानसून जो है जुलाई टू सितंबर और ये है नवंबर टू दिसंबर। तो ये पूछ सकते हैं हाउ मेनी सेशन आर देयर, कितने सेशन होते हैं, तो 3 सेशन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। तो आपको पता ही है क्योंकि अभी लास्ट में अभी जो पुलवामा का अटैक हुआ था तब भी ये चला था कि ये 370 जो है दिया गया है इनको, जम्मू कश्मीर के लोगों को अनुच्छेद 370। तो 370 का मतलब होता है कि उनको जो है एक विशेष अधिकार दे रखा है जम्मू कश्मीर के जो भी लोग हैं। इसकी वजह से जो है फर्स्ट ये होता है कि 370 की वजह से पहला जो स्पेशल है दर्जा क्या है, पहले उनको क्या दे रखा है उन्होंने कि कश्मीर में कोई भी बाहर का जो लोग हैं, बाहर के जो लोग भी जाते हैं मान लो, तो वो कभी ज़मीन नहीं खरीद सकते वहाँ पे। सेकंड उन्होंने दे रखा है कि अगर कोई महिला जो है जम्मू कश्मीर की रहने वाली महिला जो है भारत में भारत के किसी भी अन्य राज्य, भारत के रहने वाले किसी भी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी करती है तो उसकी नागरिकता ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और अगर वो पाकिस्तान के बंदे से शादी करती हैं तो उस बंदे को भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती है। मतलब अगर भारतीयों से शादी करेगी तो नागरिकता कैंसिल है और पाकिस्तानियों से शादी करेगी तो जिस बंदे से शादी कर रही है उसको भी नागरिकता मिल जाती है। अब थर्ड है कि 370 की वजह से जो हमारा आरटीआई है राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो भी लागू नहीं है जम्मू एंड कश्मीर में। और भारत के जो उच्चतम न्यायालय के जो आदेश होते हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो हैं वो मान्य नहीं होते हैं, मतलब लागू नहीं होते हैं। तो ये हैं कुछ जो स्पेशल इनको दर्जा है, ठीक है, वो 370 आर्टिकल के अनुसार दिए गए हैं, ठीक है। ये कुछ स्पेशल पावर्स है उनके पास। नेक्स्ट है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो मैं आपको बता दूं कि मनी बिल होता क्या है, ये धन विधेयक क्या होता है। मेनली ये जो है ये आय कितनी मतलब ये मेनली पैसों से रिलेटेड है, आय व्यय हिसाब किताब उसकी जांच करना, जैसे सरकार कोई कर लगाती है उसको लगाना बढ़ाना घटाना, ठीक है। और ये सब कुछ जो है धन विधेयक के अंडर जो है आता है, पूरा हिसाब किताब जो है वो मनी बिल के अंडर आता है। धन विधेयक को मनी बिल बोला जाता है। तो मनी बिल जो है ये कहाँ पे पास होता है, ये सिर्फ लोकसभा में पास होता है। ये भी बता दूं कि कहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस होता है, तो ये सिर्फ जो है लोकसभा में होता है, ये राज्यसभा में नहीं होता। तो ये जो है इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। मनी बिल जब भी आएगा ये लोकसभा से रिलेटेड है, ठीक है। और एक होता है ऑर्डिनरी बिल। जो ऑर्डिनरी बिल है मतलब मनी बिल को छोड़ के जो भी बिल रहता है उसको ऑर्डिनरी बिल बोल देते हैं। तो ऑर्डिनरी बिल जो है वो किसी भी हाउस में जो है एनी ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जो है इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, बट जो मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा में ही होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, मनी बिल कहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, सिर्फ लोकसभा में,
किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो ये है 42 42वां जो आर्टिकल है, ये मेनली 1976 में जो है पास हुआ था। तो ये 42वां जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंडर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार होता है, वन जीव से रिलेटेड, और इसके अंडर जो है इन्होंने बोला था कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्ष के लिए कर दिया था इन्होंने 42 में जो संविधान है। और इसको जो है मेनली ये पास करवाया था इंदिरा गांधी ने, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ये हुआ है 42वां। तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट है किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया था? तो ये 44वां संविधान जो है, पहले ये बता दूं 1978 में आया है। तो इसमें जो है मेनली एक तो संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया था। और इसमें जो 42वें में मैंने बताया कि इन्होंने जो है इस संशोधन में जो कार्यकाल था विधानसभा और लोकसभा का वो 6 वर्ष कर दिया था, और 44 में वे घटा के फिर से 5 वर्ष कर दिया था लोकसभा और विधानसभा का, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल इन्होंने हटा के 5 वर्ष कर दिया था। ठीक है, जो 44वां है, और संपत्ति का अधिकार इन्होंने हटा दिया था। नेक्स्ट है भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो ये हुआ था 2 साल 11 महीने और 18 दिन में। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है प्रीवियस में। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी? तो ये है 73 में, और ये कब आया था? ये 1992 में आया था। तो पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। अगर प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता ही होगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी ये डाला हुआ है क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन था वो। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना जोड़े गए हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 वर्ड्स है जो इन्होंने जोड़े हैं। एक है धर्मनिरपेक्ष समाजवादी और एकता और अखंडता, ये भी जोड़ा गया, अखंडता सॉरी। तो ये हैं धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता। ठीक है, तो ऑप्शन दिए होंगे तो आप देख सकते हैं। तो ये जो हैं दो जोड़े गए हैं, और 42वें को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये मेनली जो हैं, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है या फाइनेंस सेक्रेटरी जो हैं उसके हस्ताक्षर होते हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी के, सचिव और वित्त मंत्रालय, मतलब वित्त मंत्रालय के सचिव के। नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो ये है राष्ट्रपति के अध्यादेश से रिलेटेड है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 123 आर्टिकल किससे रिलेटेड है। इसमें अध्यादेश का मतलब होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कोई अगर इमीडिएटली कोई तत्काल प्रभाव में अगर कोई कानून लाना है, और ये होता है कि हमें जो है जो पार्लियामेंट के सेशन शुरू होते हैं, ये संसद का जो सत्र होता है उसका वेट नहीं कर सकते, हमें वो कानून इमीडिएटली लेके आना है। तो क्या होता है कि उस टाइम पे जो है जो राष्ट्रपति है उसको ये स्पेशल पावर होती है कि वो कोई भी कानून ला सकता है। ठीक है, और उसको जो है जो संसद के सत्र होते हैं उनका वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, वैसे आपको पता ही है कि कोई भी अगर कानून बनता है तो पार्लियामेंट से होकर ही आता है, बट अगर कोई भी इमीडिएटली बनाना हो तो उसमें जो है राष्ट्रपति दे सकता है। और कौन सी किस आर्टिकल के अंडर है? ये 123 आर्टिकल के अंडर है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? अब आपको पता है कि उपराष्ट्रपति, मैंने बताया था कि जो राज्यसभा होती है उसका चेयरमैन कौन होता है? उसका चेयरमैन जो है हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस है ये राज्यसभा से रिलेटेड हैं, तो इनको हटाने का प्रस्ताव भी राज्यसभा में ही होता है, लोकसभा में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत की संसद में कौन होते हैं, या भारत की संसद किससे मिलकर बनी होती है? तो ऑब्वियस है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 होते हैं। और उपराष्ट्रपति जो है इसका पार्ट नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ ए पार्लियामेंट। तो उपराष्ट्रपति पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है? तो वो सिर्फ राष्ट्रपति हैं, और किसी के पास ये पावर नहीं है, सिर्फ राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो फांसी की सज़ा को भी माफ़ कर सकते हैं। बजट सत्र में गुलोटिन किसे कहा जाता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर है, स्पीकर वोट देने के लिए किसी बकाया मांगों को रखता है। मैं आपको समझा देती हूँ। जब हमारा बजट सत्र जो है पार्लियामेंट में जाता है, आपको बताइए बजट सत्र में, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब उसका अंतिम दिन होता है बजट सत्र का, तो अंतिम दिन जिन मांगों पे कोई चर्चा नहीं हुई होती है तो उन्हें भी मतदान के लिए रखा जाता है। और इस प्रक्रिया में जिसमें सबसे ज़्यादा मांगे बिना चर्चा के पास हो जाती हैं उसको हम ग्लोटिन कहते हैं। मतलब बजट सत्र के दिन जो है बहुत सारी मांगे होती हैं जिन पर कोई चर्चा नहीं होती है, कोई डिस्कशन नहीं हुई होती है, तो उनको भी मतदान के लिए दिया जाता है। अब वो वाले अब मांगे जिन पे बिना किसी चर्चा के पास हो जाती है उसको हम ग्लोटिन बोलते हैं। तो ये आंसर था, स्पीकर वोट देने के लिए सभी बकाया मांगे, मतलब जिन पे चर्चा नहीं हुई है उनको रख देता है, तो उसको हम ग्लोटिन बोलते हैं। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को जो है कानून द्वारा संसद जो है कानून द्वारा जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बदल सकती है। जब शुरू में जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या थी वो 7 थी। अभी जो है इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो 31 तक हो सकती है, बट जो करंटली है वो करंटली हमारे पास 27 ही है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? तो वो है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग जो है प्रेस की स्वतंत्रता जो है दी गई है। नेक्स्ट है, आचार संहिता कौन लगवाता है? जैसे आपको पता ही हिमाचल में भी आचार संहिता लग गई है वोटों के कारण, तो वो है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो है ये आचार संहिता लगवाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ एक क्वेश्चन जो हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो आप फ्रेंड्स अच्छे से तैयारी करना, प्लीज़ रिक्वेस्ट ही है, क्योंकि पेपर पता नहीं अब कब होगा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम पेपर कब होगा। अभी एक्चुअल में आचार संहिता लगी है तो कोई भी आइडिया लगाना मुश्किल है। वैसे हम ये बोल सकते हैं कि मई में, अगर मई एंड में नहीं हुआ तो जून में तो पक्का ही है, क्योंकि आपको पता ही है पेपर तो होना ही होना है, चाहे 1 महीने में हो चाहे 2 महीने बाद हो। बट ये है कि हमें पूरी तरह तैयार रहना पड़ेगा पेपर के लिए। तो फ्रेंड्स, और भी सब्जेक्ट हैं उन पे भी आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। और आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्प कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर सपोर्ट एंड गुड नाइट।